तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डील करेंगे 51 से लेके 100 क्वेश्चंस तक, जो पहला आपका पेपर है उसमें। तो इसमें 51 नंबर का जो क्वेश्चन आता है बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो सेक्युलर कैरेक्टर कौन कौन सा, जो मतलब कहाँ कहाँ पे सेक्युलर कैरेक्टर रिवील होता है, ये हमको देखना है। तो प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। तो देखो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हटा दीजिए, प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स में आपका सेक्युलर कैरेक्टर जो होता है वो पूरी तरह से दिखाई देता है। प्रियम्बल में कैसे दिखाई देता है हमको पता ही है कि प्रियम्बल के 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में सेक्युलर वर्ड जोड़ी दिया गया है। यदि फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है तो बहुत सारे आपके जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 25, 26, 27, 28, ये सभी डील करते हैं सेक्युलर स्टेट के साथ, है ना। और जब डीपीएसपी की बात आती है तो डीपीएसपी में यूसीसी की बात की है बेसिकली। तो क्या है यूसीसी? यूसीसी क्या है? सेक्युलर स्टेट कोई तो दिखाता है ना बेसिकली। बट फंडामेंटल ड्यूटीज में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ है कि सेक्युलर कैरेक्टर है हमारी देश का, है ना। हालांकि बात की हुई है कि ब्रदरहुड फॉलो करना है, सब चीज़ों को फॉलो करना है, बट स्पेशली क्रिस्टल क्लियर वे में एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेक्युलर कैरेक्टर इंडिकेट करते हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसमें आंसर आपका निकल के आता है 1, 2 एंड 4। ठीक है, अब हम चलते हैं 52 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 52 जो कि अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। तो इसकी पहली स्टेटमेंट है कि अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएटेड है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल 76 के अंदर ये मेंशन भी है। ठीक है, दूसरा बोलता है अटॉर्नी जनरल इज बार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस के लिए उसको बार्ड नहीं किया गया है, वो पैरेलली प्रैक्टिस कर सकता है। बट बात यह है कि वो स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ेगा, है ना। जो केस होंगे स्टेट के विरुद्ध वो केस नहीं लड़ेगा, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आता है कि अटॉर्नी जनरल जो होता है प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट तक अपनी पोस्ट पर जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें आंसर निकल के आता है 1 एंड 3। दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो तो मैं जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ आप वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो बेसिकली क्या होता है, एज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। ये ध्यान रखना, सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है, और ना ही फुल टाइम काउंसिल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, इसको और आपको याद रख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जनरली कन्वेंशंस के बिहाफ पे क्या होता है कि ये क्या करता है, तभी रिजाइन करता है कन्वेंशनली जैसे कि गवर्नमेंट बदल रही होती है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। हम फर्दर प्रोसीड करते हैं 53 क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में मुझे स्टेटमेंट देखनी है, फिर देखना है क्या सही है। तो पहला बोलता है इट इज ए नॉन स्टेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है ओनली वुमेन कैन बी चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है ना। और थर्ड स्टेटमेंट है इट कैन फंड द लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इशू अफेक्टिंग ए लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन, है ना। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पहला तो कैच कहाँ पे है कि ओनली ए वुमेन, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट जब ओनली लग गया है तो यूपीएससी यहाँ पे प्ले करता है, हमको पता ही है। तो ओनली वुमेन नहीं होती है, मेल भी हो सकता है ना, जो आपका है चेयरपर्सन। बट बेसिकली अब तक यही चला आ रहा है कि वुमेन ही है चेयरपर्सन, है ना। और फिर पहला जो है स्टेटमेंट आपका, ये क्या है, एक नॉन स्टेटरी बॉडी है अंडर दी। तो ये नॉन स्टेटरी नहीं है, बेसिकली स्टेटरी बॉडी आई थिंक, है ना। देख लेते हैं हम इसका आंसर। हाँ, तो देखो लिखा हुआ है कि वुमेन जो है ये स्टेटरी बॉडी है कमीशन, और 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो एक्ट है 1990 उसके अंदर ये आई है ना। और इसकी रिकमेंडेशन और इसके बारे में बताया हुआ है आगे, फिर बाद में ये भी बताया हुआ है कि जो चेयरपर्सन होता है वो कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन, है ना। और इफ चेयरपर्सन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, ठीक है, 5 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, 5 मेंबर्स की एक होता है इसमें। और देखो इसमें आगे लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर साफ साफ, इन नो सच मैंडेटरी प्रोविजन कि जो आपका मेल ही होगा, है ना। बट फ्रॉम द फर्स्ट चेयरपर्सन, जो पहली थी कौन थी, जयंती पटनायक थी। सो वहाँ से लेके अब तक रेखा शर्मा है अभी। तो ये जो पूरा रहा है इसमें हमेशा फीमेल रही है ना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही हो। और जो तीसरा पॉइंट आता है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इसका आंसर निकल के आता है आपका ओनली 3, तो मतलब बी आंसर इसका हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 से डील करते हैं। ओके हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर स्टेट यूज इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्न द फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो आपको पता होगा आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की बात की गई, स्टेट की डेफिनेशन दी है कि स्टेट कौन हो सकता है। तो वहाँ पे हम जब लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, है ना, आपकी जो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स वगैरह सब है, उसके अलावा जिसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा सा स्टेक है, ठीक है, शेयर है, वो सभी जनरली जो बॉडी होती है उसको स्टेट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल गवर्नमेंट जो होगा एकदम गवर्नमेंट एंटिटी जो होगी वही स्टेट होगी, है ना। प्राइवेट में भी यदि गवर्नमेंट की शेयरिंग है तो उसको भी हम स्टेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक या
क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक है तो ये तो होनी ही है बेसिकली स्टेट के अंदर इंक्लूड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी आएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स भी आएंगे, तो आई थिंक इसमें तीनों ही आ जाएंगे, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। 54 का हम देख लेते हैं आंसर। हाँ तो देखो लिखा हुआ है ना, स्टेट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है ये भी ध्यान रखना। अब देखो LIC ONGC वगैरह सेल वगैरह ये भी आते हैं ना, आर्टिकल 12 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। अब हम चलते हैं 55 के ऊपर, है ना। तो इसमें था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पुट बाई, तो आपको पता है फैक्चुअल क्वेश्चन है, MN रॉय ने पुट किया था सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो, है ना। तो इसमें 55 के अंदर डी आ जाता है आंसर आपका, MN रॉय या। तो MN रॉय ने 1934 में ही इसको लेके आ गए थे, इसको ये आइडिया उन्होंने रख दिया था आगे, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। फिर हम साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये कोविड से रिलेटेड है, रिसेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपने काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसका जो आंसर है वो यही है, ए है इसका आंसर, कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल। तो एकदम से प्रोडक्शन हो जाता है ओवर प्रोडक्शन, और उसके साइटोकाइन की वजह से, साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से काफ़ी बार डेथ भी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इस चीज़ की, क्योंकि इम्यून सेल्स है एकदम से ओवर प्रोडक्शन कर लेती है अपना। तो ये आपका 56 का आंसर हो जाता है ए बेसिकली। देखो कि ए आंसर भी है ना। अब 57 के ऊपर चलते हैं हम। तो 57 आर्टिकल 13 के बारे में बोलता है, और बोलता है कि आर्टिकल 13 से रिगार्डिंग स्टेटमेंट आप देखिए, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज डिराइव फ्रॉम इट। हाँ, जुडिशियल रिव्यू की पावर आर्टिकल 13 जो आपका बोलता है कि कोई भी लॉ जो कि इनकन्सिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो उस एक्सटेंट तक नल एंड वॉइड होगा जिस एक्सटेंट तक वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ। तो इन दैट सिचुएशन जुडिशियल रिव्यू का जो पावर निकल के आता है वो वहीं से निकल के आता है ना, आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो बिल्कुल सही है। फिर होता है आर्टिकल 13 एग्जाम्प्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो देखो ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम हो गई, क्योंकि ऑल बोल दिया है उन्होंने। हाँ, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते थे उनको हम इससे बाहर रखते थे इसके परव्यू से, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को वॉयलेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को वॉयलेट करेंगे, इनको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो सबके सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इसके परव्यू से बाहर नहीं है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाता है। तो 57 का आंसर ए निकल के आता है। चलो देखते हैं इसका आंसर, बिल्कुल ठीक है, तो ए निकल के आता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात भी हो गई होगी, देखते हैं इसमें कहीं कहीं है क्या। हाँ देखो, बेसिक स्ट्रक्चर की बात इन लोगों ने की है, ओके। तो इसमें जो था मैंने बता दिया। 58 क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेसिकली। हाँ, जो 58 है वो बात किसके 3 स्टेटमेंट उसमें दी हुई है, हम देख लेते हैं। इन ए फेडरेशन द पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंस गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। हाँ, फेडरेशन में होता है, क्लियरली डिमार्केशन होता है, USA में है एकदम क्रिस्टल क्लियर डिमार्केशन, है ना, ओके। इन इंडिया यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज। देखो ऐसा तो है नहीं, इन इंडिया यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव जुडिक्शन, ऐसा नहीं है, ओवर रीच कर लेता है काफ़ी बार यूनियन, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है द डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैज़ डायलूटेड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। नहीं, डायल्यूट नहीं हुआ, ऐसे तो स्पिरिट में हिसाब से फेडरलिज्म की बढ़ गई होगी, है ना, क्योंकि लोकल पावर आ गया है तो फेडरल स्ट्रक्चर की जो पावर है वो बढ़ गया होगा, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसका आंसर ओनली 1 निकल के आएगा जो किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 58 का आंसर आपका सी होगा, और मैंने बता दिया है, तो इसमें कुछ और पढ़ने की मुझे लगता नहीं रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो कब मतलब कि ज़्यादा, जब स्टेट ज़्यादा एम्पावर्ड होंगे। इसी तरह से जब डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, मतलब जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा पावर दिया जा रहा है, तो एक्चुअली में स्टेट्स के अंदर में ही लोकल बॉडीज़ हैं, तो स्टेट्स पावरफुल हो रहे हैं, एक्चुअली में लोकल एरियाज पावरफुल हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि डिवोल्यूशन ऑफ द पावर जो दिया हुआ है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को वीक करेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, डायल्यूट नहीं करेगा, ध्यान रखना आपको। तो इसका आंसर हो जाता है सी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमको देखना है कि फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं, उनका फीचर्स, उनकी का क्वालिटीज़ है ना बेसिकली। तो फीचर्स क्या हैं, तो देखते हैं पहले। दे आर एब्सोल्यूट एंड सैक्रोसेंट ना, तो बेसिकली वो सैक्रोसेंट, वो एब्सोल्यूट बेसिकली नहीं है, क्वालिफाइड होते हैं, आपको पता है ना। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, आपको समझना है। तो पहले स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट ओनली। नो, ये आपके स्टेट के अलावा प्राइवेट के लिए भी हो सकते हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल स्टेट्स के लिए होते हैं। दे आर इन्फोर्सेबल ओनली इन हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो यदि बात आती है इस स्टेटमेंट की कि दे आर एनफोर्सेबल ओनली इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, तो हाँ, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में एनफोर्स किए जा सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या निकल के आता है आपका, दे आर, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाती है, दूसरी गलत हो जाती है, ओनली 3, तो ए आंसर निकल के आता है आपका 59 में या
59 में ए आंसर है आपका, और वही उसमें मेंशन किया हुआ है जो मैंने बता दिया आपको, है ना। आप सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60। ये बेसिकली करंट अफेयर से लिंक क्वेश्चन है। इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो देखो ये गिफ्ट सिटी के अंदर आया है बेसिकली, और फर्स्ट इंडिया का ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ये ठीक है। एंड दूसरा आता है इट इज ए सब्सिडरी ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नो, ये बीएसई का सब्सिडरी है, तो दूसरी गलत हो जाती है स्टेटमेंट। और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड जो है फर्स्ट, ये इसमें आंसर ए आना चाहिए आई थिंक, है ना। 60 में ए आंसर होना चाहिए, देखते हैं या। तो ध्यान रखना कि जो आपका इसमें मैं बता दूं गिफ्ट सिटी के अंदर ये आया है, और ये INX है, और ये क्या हो गया है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि बीएसई की सब्सिडरी है ना, बीएसई की सब्सिडरी है ये, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो आप 61 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेसिकली। अब इसमें लिखा हुआ है 61 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो बेसिकली ये मेरे हिसाब से जितने भी हैं मार्स के एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हैं। तो ताइवान 1 जो है जापान, तो देखो ताइवान 1 जापान का नहीं है, चाइना का है, आपको याद रखना है। इनसाइड जो है यूएसए का, बिल्कुल ठीक है। और मार्स एक्सप्रेस जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ये भी ठीक है। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन आएगा। और ताइवान 1 चाइना का हो जाता है, तो ये गलत हो जाता है, तो सी इसमें आंसर होना चाहिए आई थिंक, देखते हैं। सी आंसर है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है चाइना विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मास मिशन ताइवान 1 विच इज एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन द रेड प्लेनेट सरफेस इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। ओके। और जो USSR के बाद ये कौन सा स्टेट, देखो अब इसमें आगे इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द सक्सेस ऑफ द मिशन विल मेक चाइना द थर्ड कंट्री टू अचीव ए मार्स लैंडिंग। ओके, USSR और USA ऐसा पहले कर चुके हैं। USSR ने 1971 में फर्स्ट कंट्री बना था मार्स के ऊपर लैंड करवा के अपना, है ना। इट्स मार्स 3, है ना, मार्स 3 लैंडर बीइंग एबल टू ट्रांसमिट डाटा फॉर 20 सेकेंड फ्रॉम द मार्शियन सरफेस बिफोर फेलिंग। ओके, द कंट्री मेड इट्स सेकेंड एंड मार्स लैंडिंग ऑन एंड 2 years लेटर 1973। और फिर बाद में क्या हुआ, जो सेकंड कंट्री रही है मार्स पे पहुंचने वाली USA रही है बेसिकली, है ना। और उन्होंने कब किया था, 1976 अब तक, 1976 से अब तक इट हैज़ अचीव्ड 8 सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग्स। द लेटेस्ट जो थी वो इनसाइट के थ्रू उन्होंने 2019 में की है, लॉन्च 2018 में हुआ था इनसाइट, है ना। और इंडिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैव बीन एबल टू प्लेस देयर स्पेस क्राफ्ट इन मार्स ऑर्बिट, है ना। इंडियन मिशन इज कॉल्ड इट मंगलयान वाइल ESA मिशन इज कॉल्ड मार्स एक्सप्रेस। मार्स एक्सप्रेस हैड ए, ओके, जो लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में वही है क्वेश्चन में, लैंडर एंड रोवर बट वर लॉस्ट इन बिटवीन द मिशन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया है क्वेश्चन, जिसका आंसर आपका निकल आता है ताइवान है, जो ताइवान 1 जो है चाइना का है, तो इसका आंसर निकल के आता है सी। अब आते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑफ द एक्यूज ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एज गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कोई क्रिमिनल ऑफेंसिव हो जाता है, तो जो ऑफेंसिव होता है उसको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आर्टिकल 20 में इसकी बात की गई है ना, जिसमें हम जानते हैं कि डबल जेओपार्डी, पोस्ट डिफेक्टो एंड ऑल वो जितनी भी चीज़ें हैं वहीं पे मेंशन है वो, है ना। तो इसमें बोलता है नो पर्सन वुड बी पनिश फॉर द सेम क्राइम, बिल्कुल ठीक है। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू एविडेंस अगेंस्ट हिम और हर सेल्फ, बिल्कुल ठीक है ना। और इसको हाँ, और नो क्रिमिनल लॉ शैल डिक्लेयर एनी, है ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलते हैं जो सेकंड पॉइंट है उसको, है ना। नो क्रिमिनल लॉ शैल बी डिक्लेयर एनी एक्शन इलीगल फ्रॉम ए बैक डेट, तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो तीनों आ जाते हैं, आर्टिकल 20 से रिलेटेड है बेसिकली, और इसमें डी आ जाएगा आंसर आपका 62 के अंदर। ओके, देखो आर्टिकल 20 से लिंक है, सबके नाम है बेसिकली कि इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, है ना। देखो इसको बोल रखा है नो डबल जेओपार्डी, ठीक है, और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो मैंने बता दिया था आपको ये चीज़ भी। तो नो डबल जेओपार्डी का मतलब किसी भी इंसान को डबल ब्रास सजा नहीं दी जा सकती है सेम ऑफेंस के लिए, है ना। और नो पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कि कोई भी कानून है वो बैक डेट से लागू नहीं होगा, है ना। और तीसरा आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी को भी अपने खिलाफ गवाही या एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन फॉर्मर यूनियन टेरिटरीज। तो आपको बता दूं हरियाणा के बारे में हमको पता है, हरियाणा का जो फॉर्मेशन हुआ है वो पंजाब से हुआ ही है ना, तो वो तो यूटी नहीं था। तो लेकिन हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा यूटी थे, तो इसका आंसर हो जाता है 1, 2 और 4, तो आंसर निकल के आता है डी। ठीक है, 63 के अंदर डी। ओके, अब 64 के ऊपर हम चलते हैं। तो 64 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSP के कौन से प्रोविजंस इनको कंसिडर कीजिए आप। तो बोलता है टू सिक्योर, अब ये नीचे बोल रहा है लेकिन विच ऑफ द अबव गिवन प्रोविजंस एडेड, कौन से ऐड किए गए हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, तो उनको बताना है हमको, है ना, जो 42 के थ्रू ऐड किए हैं बेसिकली। तो आपको ध्यान रखना है कि हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन ये ऐड किया है, नो डाउट। टू इक्वल जस्टिस प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, 39 के अंदर ये ऐड हुआ है आर्टिकल, हाँ ये भी ठीक है। तो मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी ऐड हुआ है, ये भी ठीक है। ओके, एंड टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूवमेंट द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आई थिंक चारों ही ऐड हुए हैं, तो मेरे पॉसिबल इसका ऑप्शन जो है डी ठीक हो जाए। देखते हैं फिर भी एक बार।
64 के अंदर आंसर आपका निकल के आता है, सॉरी इसमें तीसरा जो पॉइंट है ओके वो नहीं आएगा। टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटी, ये पॉइंट नहीं आएगा। और इसके अलावा 1, 2 और 4 आपको याद रखना है ना, ठीक है। तो ये जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है, जो ये लास्ट ये पॉइंट है ना, टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। और आर्टिकल 38 के अंदर ऐड है। उसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, आर्टिकल 39A में ऐड है। सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 के अंदर है, ठीक है। और जो है उसके बाद सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये भी ऐड किया गया है 43A के अंदर है ना। और द प्रोटेक्ट इंप्रूवमेंट इन्वायरमेंट ऑफ द सेफ गार्ड फॉरेस्ट 48A के अंदर। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स 43A के अंदर, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट 48A के अंदर। जो लीगल एड की बात की गई है 39A के अंदर, और 39 के अंदर लिखा गया है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। 65 के अंदर आपको आप देखते हैं क्वेश्चन 65 है ना। तो इसमें सिंपल मेजोरिटी की बात की है कि रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। तो ये बोल रहा है कि क्या इसमें सिंपल मेजोरिटी होती है, और फिर बोला है स्पेशल मेजोरिटी जो 3rd नंबर पर उसमें बोला हुआ है अबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर बोला है वाइडनिंग द जुडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो आई थिंक इसका आंसर निकल के आना चाहिए आपका कौन सा गलत है ये पूछ रहे हैं, है ना। तो सिंपल मेजोरिटी में उन्होंने लिखा है रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा। तो यार ये तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू की रिमूवल आप कर दोगे, आई थिंक ये सही नहीं है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाइडनिंग द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड स्पेशल मेजोरिटी इन द अबोलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। चलो इसको हम देख लेते हैं 65 को, है ना। ओके तो 65 के अंदर जो है 64 जो था, ठीक है। हाँ इसमें कुछ और भी प्रोविजन थे, देख लेंगे। 65 के अंदर देखते हैं हम, इसमें डी आंसर आ रहा है, तो मतलब नॉट करेक्टली मैच, तो सारे ही करेक्टली मैच नहीं है, मतलब सब गलत हैं, है ना बेसिकली। तो इसमें लिखा हुआ है 65 के अंदर जो सिंपल मेजोरिटी रेफर्स टू, है ना, क्या होता है ये कहाँ पे होगी सिंपल मेजोरिटी, वो देख लेते हैं हम। अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, इसमें सिंपल मेजोरिटी होगी। वाइडनिंग द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, है ना, इसमें भी सिंपल मेजोरिटी होगी, तो आपको याद रखना है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ पे होगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी रेजोल्यूशन ऑफ द, है ना, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। लेकिन ये राज्यसभा में तो एब्सोल्यूट होगी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें, है ना। देखो पूरा इसको पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी रेफर्स टू मोर देन हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस वेदर दे आर प्रेजेंट और नॉट, है ना। और लेकिन जो है एग्री टू द लोकसभा मस्ट बी पास बाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड एग्री टू द लोकसभा। लेकिन ध्यान रखना लोकसभा को केवल एग्री होना है, और राज्यसभा में जो होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू पास होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का रेजोल्यूशन है वो, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी की हम बात करें तो वो कहाँ पे आती है, जब स्पेशल मेजोरिटी की बात आएगी तो ये आ जाएगी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, है ना। तो ये सब चीज़ें में आ जाएगी, तो हेंस कोई भी पेयर जो है आपको करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया है जो तीसरे नंबर का पॉइंट है स्पेशल मेजोरिटी की जहाँ बात की है वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी आ रही है। पहले में जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी की बात की है वहाँ पे राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ रही है। और जो वाइडनिंग जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी सिंपल मेजोरिटी आ रही है आपकी, है ना। तो इस वजह से ये आपका क्वेश्चन सारे ऑप्शन इसके गलत हो जाते हैं। तो 1, 2, 3 इसमें आंसर आ जाता है, गलत पूछा है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 जो PMKS के बारे में है, काफ़ी अभी कंट्रोवर्सीज में भी रहा था। तो हमको पता है पहला तो ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है द फंड हैज़ बिन डिक्लेयर पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI। देखो RTI के परव्यू में तो आता ही नहीं है, तो ये दूसरा ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। तो यदि आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है दैन फिर सही क्या है, तो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है PMKS फंड का प्राइम मिनिस्टर, एक तो ये स्टेटमेंट है। और एक है डोनेशन इन PMKS फंड शैल बी ट्रीटेड एज CSR अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो इसमें जो है सेकंड स्टेटमेंट यदि गलत हो जाती है तो C और D में से हमारा आंसर होगा। तो 3 तो सही है, और 3 यदि सही है तो फिर 1 सही अपने आप हो जाएगा। तो इसमें D आंसर हो जाना चाहिए। हाँ तो D ही इसका आंसर है। तो इसको हमको याद रखना है कि जो PMKS के अंदर है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन उसका कौन है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे। और जो डोनेशन हो रहा है इसमें वो CSR के अंदर आ रहा है, जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर है। ओके फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर। ये बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ये पता है कि भाई फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 में आती है, बिल्कुल ठीक है। पहली स्टेटमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द कमीशन। आई थिंक ये क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है नहीं करता है, आई डू नॉट थिंक लाइक दिस, है ना, कि मुझे नहीं लगता है कैसा होता है। तीसरा देखते हैं फाइनेंस कमीशन इज द
अथॉरिटी टू सर्टिफाई द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेज। हाँ, तो फाइनेंस कमीशन द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेज। तो आई डू नॉट थिंक दोबारा से कि ये फाइनल अथॉरिटी होती होगी टैक्सेज को, टैक्स जो है ये ना हो कि शायद कैग वगैरह कुछ होता है फाइनल अथॉरिटी, तो है ना। तो ये गलत हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर केवल 1 निकल के आएगा, ए आएगा 67 में। हम देख लेते हैं थोड़ा और। 67 के अंदर जो आंसर है ए है, बिल्कुल ठीक है। 280 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है फाइनल कमीशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन, तो नहीं, क्वालिफिकेशन कोई स्पेसिफाई नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 years सच एरियर टाइम एज कंसिडर नेसेसरी। ओके। और फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 members, है ना, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दे होल्ड सच पीरियड एज स्पेसिफाइड प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर, एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। ओके, ध्यान रखना। फाइनेंस कमीशन हमने बताया था, स्टेट फाइनेंस कमीशन की जब बात की थी तब भी हमने देखा था कि वो भी री अपॉइंटमेंट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होते हैं और ये भी होते हैं। देखो अब लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है लेकिन पार्लियामेंट डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये इस वजह से सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ओके। और फाइनल आपका आता है कि जो ये है कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी सर्टिफाइड करने के लिए वो कौन होगी, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, तो वो आपकी रहेगी, ये नहीं रहेगी, और वो रहेगी आपकी बेसिकली, देखो यहाँ लिखा हुआ है सर्टिफाइड बाय द कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। अब आते हैं हम 68 पे बेसिकली। हाँ, तो देखो जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑन द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो जो ICOSMOS है वो बेसिकली, देखो पहली बात रखने का, पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट इज़ ए ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोमोटिंग साइंटिफिक टेक्निक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पहली सेंटेंस गलत है क्योंकि ये पहली बात तो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बेसिकली एक NGO है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है इट इज एडवाइजरी बॉडी टू यूनेस्को फॉर कल्चर हेरिटेज, ये जनरल स्टेटमेंट है, तो हाँ बिल्कुल सही चली जाती है। हेडक्वार्टर इन पेरिस CBT को जाता है, तो आपका आंसर इसमें ए निकल के आता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, तो इसका आंसर निकल के आता है A, 2 and 3 इज राइट। बिल्कुल ठीक है, 68 में ए ही आ रहा है और मैंने बता दिया जो जरूरी है NGO है, बस इतना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो याद रखना है कि दिस इज बेसिकली NGO। ओके, अब हम देखते हैं 69 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल की बात करनी, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बिहाफ पे मूव हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने मूव की थी, बिल्कुल ठीक है। प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली ट्वाइस सो फार, नहीं केवल एक बार अमेंड हुई है 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बस बाद में अमेंड नहीं हुई है। और जो बेरुबारी यूनियन केस था सुप्रीम कोर्ट हेल्प प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ, नहीं मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें केवल स्टेटमेंट जो सही होती है वो होती है 2। सॉरी, इसमें क्या बोला इन्होंने, रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही है ना, पहली, हाँ सॉरी, तो पहली स्टेटमेंट केवल सही हो जाती है और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो ओनली ए इज द आंसर, तो ए इसमें आंसर हो जाता है 69 के अंदर। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे फर्दर और क्वेश्चन नंबर 70 के साथ हम डील करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 70 है वो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू इक्वलिटी गारंटी अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इट एम्स एट एस्टेब्लिशिंग सोशल इक्वलिटी, ठीक है। और दूसरा बोलता है इट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी, हाँ। तो इसमें क्या है कि इट एम्स एट एस्टेब्लिशिंग सोशल इक्वलिटी, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, पार्ट नंबर 3 है जो सोशल इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी लाना, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 इक्वलिटी में है, इंक्लूड है 18 तक, और उसमें सोशल इक्वलिटी की बात की गई है। लेकिन जो इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट बोली है कि SC ST जो है सीट्स जो होंगी रिजर्वेशन की पार्लियामेंट के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन है कि नहीं, ये आर्टिकल 334 के अंदर आती है ना, तो 334 आर्टिकल के अंदर आती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, केवल स्टेटमेंट एक सही हो जाती है, तो 70 का आंसर हो जाता है ए। देखते हैं 70 का आंसर हो जाता है ए, बिल्कुल ठीक है आंसर, है ना। और देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 334 डील करता है, ठीक है, इस चीज़ के साथ कि क्या रिजर्वेशन वगैरह होगा ना, उसके से डील करता है 334 के, कौन सा रिजर्वेशन, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में सीट से रिलेटेड रिजर्वेशन, ठीक है। अब आता है 71 नंबर का हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। नेशनल इमरजेंसी की बात आ गई है, 352 की बात आ गई है, 356 आपकी स्टेट इमरजेंसी है और 360 फाइनेंस इमरजेंसी आपकी हो जाती है आपकी, है ना। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात आती है यहाँ पे, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट सब्जेक्ट इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, या बिल्कुल सही है लाइन। सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव एक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, सेंटर बिकम्स एंटाइटल टू गिव एग्जीक्यूशन डायरेक्शन टू स्टेट, हाँ बिल्कुल, स्टेट नेशनल इमरजेंसी है तो आप किसी भी एनी मैटर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, पर इससे आप ऐसा मत समझना कि UPSC में की कैच है, सिंपल सा फैक्ट है, यदि है तो है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दी जा सकती है ना। और थर्ड है
प्रेसिडेंट कैन कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। देखो ऐसा है कि फाइनेंस को कैंसिल कर देना तो क्यों ही किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी में ना। प्रेसिडेंट कैन कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। चलो फिर भी देखते हैं, आई थिंक 1 और 2 आंसर होना चाहिए 71 के अंदर। लेट्स सी क्या निकलता है ना। 71 का आंसर जो है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत था, तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, प्रेसिडेंट कैन कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट ऑल्सो, है ना। तो इसमें 1 2 3 तीनों आंसर आ रहे हैं। आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है कि जब जब भी आपका नेशनल इमरजेंसी होगा तो उसमें क्या हो सकता है कि ऑर्डिनेंस होगा, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे प्रेसिडेंट। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं वो। सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी जो भी मैटर होगा वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दी जा सकती है ना। किसी भी मैटर के ऊपर सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू एनी मैटर, है ना, स्टेट के अंदर। और प्रेसिडेंट कैन कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। हाँ, तो ये भी हो सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर तीनों ही प्रोविजन हो सकते हैं, तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये 71 में आंसर डी आता है आपका। आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंडेक्स ऑफ मेजर ट्रैफिक, है ना, कंजेशन इन वेरियस सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें टॉम टॉम है इसका आंसर, है ना। आपको ध्यान रखना है, टॉम टॉम इसका आंसर है। और हमारा अभी जो नंबर 1 पे रहा है शायद महाराष्ट्र रहा है, अभी हम देख लेते हैं ना। तो देखो टॉम टॉम इसको पब्लिश करेगा, बेसिकली ये लिखा हुआ है ना। 2018 में भी पब्लिश किया, और जो टॉप किया है वो मुंबई ने किया है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के मामले में, और सेकंड है ना स्टेट ईयर में, है ना, लगातार। और दिल्ली है जो आपका दिल्ली आपका 4th प्लेस पे रहा है। तो बस ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 73 के ऊपर चलते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसए से लिए नहीं, बिल्कुल गलत है, यूएसएसआर से लिए, हमको पता है। दे कैन बी एनफोर्स बाई लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट। हाँ, एनफोर्स की जा सकती है। एक्चुअली में अभी एनफोर्स वो नहीं है, बट यदि पार्लियामेंट लॉ बना के इनको एनफोर्स कर सकती है तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस दे आर इन कॉर्पोरेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो मेरे हिसाब से 80-60 एज कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 के आसपास, उसके बिहाफ पे, है ना, हम देख लेते हैं थोड़ा। 2002 के आसपास जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बिहाफ पे एक बार अमेंड किया है और एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाते हैं आई थिंक। तो इसमें आंसर आना चाहिए डी। 73 के अंदर आंसर शुड भी डी होना चाहिए आंसर आपका यहाँ पे। देखते हैं, यस डी है आंसर आपका। और बिल्कुल एक बार अमेंड किया है 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर आया है, और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है ना। अभी 11 हो जाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली आपकी। और ये नॉन जस्टिसेबल तो होती हैं, है ना। डीपीएसपी जो होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज होती है नॉन जस्टिसेबल होती है, फंडामेंटल राइट होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, आपको पता ही है। और लॉ मेड करके, लॉ बना के, और इसको मतलब कि मैंडेटरी भी बनाया जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। अभी मैंडेटरी वो नहीं है ना। और हमने यूएसएसआर से इनको लिया है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कन्वे हो जाती हैं। 74 के ऊपर चलते हैं, ठीक हो। अभी चल रहा है रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफाइड प्रोसीजर फॉर द कोटा एलोकेशन ऑफ कोटा एलोकेशन फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैल्सिनेट पेटकोक। तो कैल्सिनेट पेटकोक की बात चल रही है, तो देखो इसको याद करना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो कैल्सिनेट पेटकोक बेसिकली हम एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज करते हैं। और कैल्सिनेट पेटकोक जो होता है वो बेसिकली बाई प्रोडक्ट होता है आपका पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो उससे निकलता है। और ये इको फ्रेंडली वगैरह तो आई थिंक नहीं होता है ना, नहीं होता इको फ्रेंडली वगैरह, इसमें काफ़ी मतलब कि इको फ्रेंडली नहीं होता है। तो पहले जो इसमें है, इट इज़ कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल ड्राइव फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल। नो, बर्निंग ऑफ कोल से निकलता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से निकलता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे। इट इज़ मोर इको फ्रेंडली, ये भी गलत है, तो दोनों गलत हो जाते हैं। तो 74 के अंदर डी आंसर आपका निकल के आता है, बिल्कुल ठीक है, डी आंसर है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर हमने यूटिलाइज कर लिया है, और कोटा सिस्टम इसके ऊपर कुछ लगाया जा रहा है। और इसके बाद है जो इसमें देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर बट नाउ यूएस इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ओके। और ये क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट होता है। उसके बाद इसका एमिशन काफ़ी ठीक ठाक सा होता है, तो इको फ्रेंडली तो ये होता ही नहीं है ना। तो आपका 75 क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। विद रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल द स्टेट्स वर क्लासिफाइड टू 4 ग्रुप्स। हाँ, ABCD 4 ग्रुप थे, बस 4 ग्रुप में हमने डिवाइड किया था, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट ग्रुप क्लासिफिकेशन वाज अबॉलिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फैजिल अली कमीशन। हाँ, तो पहले आपका धर कमीशन आया, फिर JVP कमीशन आया, फिर फैजल अली कमीशन आया, फिर बाद में उन्होंने SR स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम लेके आया 1956 में। फिर हमने ABCD को मतलब कि अबोलिशन कर दिया गया। तो हाँ, रिकमेंडेशन थी फैजल अली की, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। A एंड 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही आ जाती हैं। तो यहाँ पे निकल के आता है 75 के अंदर आपका आंसर बेसिकली जो निकल के आता है वो निकल के आता है C। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 75 में C आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं 76 क्वेश्चन के साथ बेसिकली।
ओके, तो 76 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। सेंट्रल जियो अथॉरिटी के बारे में बात करता है कि स्टेटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। दूसरा बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसको एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आती है दैट इट हैज़ द राइट टू रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज यूज इन इंडिया, है ना। तो देखो, मैं बता दूं, पहला जो होता है ये जो ऑप्शन है स्टेटरी बॉडी है, ठीक है, बट ये इसमें, हाँ ठीक है, इसमें आती है प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं इनका, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। बेसिकली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ना, उनके जो मिनिस्टर हैं वही इसके होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत जाती है। जैसी सेकंड गलत होती है तो 1 और 3 आपका ऑप्शन निकल के आ जाता है। तो 76 के अंदर आपका ऑप्शन निकल के आता है बी 1 और 3, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये चल रहा है सब कुछ, और बिल्कुल ये अथराइज होती हैं रिकॉग्नाइज करने और डी रिकॉग्नाइज करने के अंदर जूस को इंडिया में, है ना। और इनका बस यहाँ पे जो केस था वो यही था कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके जो मिनिस्टर हैं वो बेसिकली यहाँ पे इसके हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं बेसिकली, है ना। एक्स ऑफिसर चेयरमैन जो होते हैं वो यही होते हैं, है ना। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये लाइन कहाँ लिखी हुई है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, करंट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट चेंज इज द चेयरपर्सन है, तो ये चेयरपर्सन है बेसिकली। ओके, अब 77 के अंदर हम चलते हैं। NHRC की बात चल रही है। NHRC के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है, तो NHRC किन चीज़ों के साथ डील कर सकता है। तो देखो, काफ़ी वाइडर जुडिक्शन होता है NHRC का, है ना। और NHRC काफ़ी जुडिक्शन के मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसके परव्यू के अंदर आती है ना। तो जैसे लाइक आप बोलो कि मैनुअल स्क्वेंजिंग भी आ जाएगी, और नोटिफाइड डिनोटिफाइड ट्राइब्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आ जाएगी। इशू रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ भी आ जाएगा। तो सारे ही पॉइंट है वो उनके साथ ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो डील कर सकता है। तो इसका आंसर निकल के आएगा सी। 77 का आंसर होगा सी। ओके, 77 का आंसर सी निकल के आता है पूरी तरह से, और इसमें बस यही बताया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं कि किस किस के साथ मतलब कमीशन डील कर सकता है। तो वो एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, राइट टू फूड, प्रोटोकॉल फॉर कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन की, फिर मैटरनल एनीमिया, है ना। उसके बाद सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, एबोलिशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, दलित इश्यूज, डिनोटिफाइड एंड नॉमेडिक जो ट्राइब्स होती हैं उनके इशूज, डिसेबल्ड पीपल्स के इशूज, है ना। डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके इशूज, डिसेबल्ड पर्सनस के इशूज, और राइट टू हेल्थ एंड पर्सनस अफेक्टेड बाई HIV एंड एड्स। ओके, और ये सब के साथ वो डील कर सकते हैं बेसिकली, है ना। अब 78 के ऊपर हम चलते हैं यहाँ से फर्दर। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड अंडर द आर्टिकल 368। तो किसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला बोला इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, यस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आप इसमें कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो। दूसरा, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट, तो हमने बता ही दिया था, ये तो ऐसा तो है ही नहीं। न्यू स्टेट का आप यदि एडमिट कर रहे हो या एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से डील करते हैं। वो फंडामेंटल वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आता ही नहीं है, पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में हम। फिर चेंज इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, हाँ ये फेडरल स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है ना। ये थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो हाँ ये भी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। तो इसका आंसर निकल के आएगा 1 और 3। तो 78 के अंदर आता है सी, बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 आंसर आपका निकल के आता है। ओके, और मतलब कि यही है, मैंने बता दिया कंसेप्ट क्या है, जो ऐसा स्पेशल कुछ है नहीं। फिर भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा काफ़ी वाइड है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से डील करेगी। सिंपल मेजोरिटी से कौन से इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं हम। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है सिंपल मेजोरिटी से कौन सा हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट कहाँ कितनी पड़ेगी, किस में पड़ेगी, वो देख लेते हैं हम, है ना। फिर थोड़ा सा इसको, तो रिक्वायरिंग सिंपल मेजोरिटी फॉर देयर, है ना, पासेज। जो सिंपल मेजोरिटी की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, वो होता है यदि हम एडमिशन कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना। तो ये हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट अल्ट्रेशन, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आता ही है, ये आर्टिकल 2 के अंदर आता है। तो ये इसमें जो लिखा हुआ है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, क्वेश्चन में जो आपका है ना एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये आता है बेसिकली आर्टिकल 2 के अंदर, क्योंकि वो चीज़ है इसमें जो कि यूनियन स्टेट के अंदर ऑलरेडी नहीं है, तो उनको इंक्लूड करना है, तो आर्टिकल 2 में आएगा। फिर थर्ड पॉइंट है, देखो, एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, ये भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। देखो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी फॉर 3 टाइप्स, तो पहला टाइप है जो सिंपल मेजोरिटी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा देखो सेकंड शेड्यूल में जो आपके आते हैं अलोवेंस, प्रिविलेज वगैरह, इन सब चीज़ों को भी आप कर लोगे, है ना। और जो कोरम होता है आपका पार्लियामेंट का, वो भी डील हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। लेकिन अब आता है हमारा दूसरा इशू, सैलरी एंड अलोवेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वगैरह, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर पार्लियामेंट, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिलिमिटेशन वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज भी डील हो जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट भी डील हो जाएगा। 5th and 6th शेड्यूल भी आपका सिंपल मेजोरिटी से डील हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी की कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अब देखो बात आती है तो फंडामेंटल राइट्स में, DPSP के अंदर, ऑल प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू गवर्न, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, जो भी हम फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी से रह जाते हैं बाहर, वो सब आ जाएंगे, है ना, विच फॉर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड, है ना। तो इसमें फिर इसके बाद बोल रहा है कि रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी फॉर देयर पासेज रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेटर। अब ये कुछ भी और भी स्पेशल आ गया था आप में, स्पेशल मेजोरिटी में क्या आ गया, फिर रेटिफिकेशन भी होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया आपका, है ना, फिर एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हो गए,
है ना, ये सब चीज़ें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट एंड ऑल दिस, है ना, ये इसमें आपको किसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी, सॉरी रेटिफिकेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी, रेटिफिकेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ पे के थ्रू, है ना, वही, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर से आपको रेटिफाई भी करवाना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप के मतलब आपके कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हो गए, जिनको पास करवाने का प्रोसीजर बता दिया गया है यहाँ पे कि इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। सो हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 79। सिंपल सा क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 इज प्रोविजन मेड इन। तो एक इसमें प्रोविज़न बनाया गया है कि आपको जो 6 साल तक का बच्चा है उसको आपको कंप्लीट एजुकेशन देनी है। तो ये आता है आपका बेसिकली, ये आपकी बन जाता है, आई थिंक ये आपका DPSP है 79, देखते हैं। हाँ, DPSP के अंदर ही प्रोविज़न आता है ना। अब आपको इसको थोड़ा याद रखना है कि भाई मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है, DPSP में क्या है, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सब देखना है। अब ये ध्यान रख लो, यहाँ पे 86 अमेंडमेंट जो 2002 का हुआ है उसमें आर्टिकल 45 आपने सब्जेक्ट मैटर बनाया है ना, और एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है वो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 है ही, ठीक है, और 45 का सब्जेक्ट मैटर बनी गया है। और साथ ही साथ में इसी टाइम पर आपने एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ दी है ना, रिक्वायर द स्टेट टू प्रोवाइड एलिजिबल, ये तो ठीक है ही। और DPSP हाँ ठीक है, हाँ तो देख लेना आप, और इसमें फर्दर जो भी है ना मैंने बता दिया जितना जरूरी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर स्टेटेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर स्टेटेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, हाँ ठीक है, देखते हैं। टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स ना, और टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट सोवेनिटी इंडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, टू प्रमोट हार्मनी स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड। हाँ तो ये तो हमने पढ़ाई था, हार्मनी स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड तो रखना ही है, तो चौथा तो आएगा ही, ठीक है। उसके अलावा क्या है, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सोवेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये भी आना चाहिए। और टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, हाँ ये नहीं आना चाहिए कि प्रोटेक्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ये तो नहीं होगा शायद, है ना। तो इसके यहाँ पे हम देखें तो 1, 3 और 4 हो जाता है, तो 80 के अंदर आपका आंसर आता है C, है ना। हाँ, प्रोटेक्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, वो ऐसा है कि आपको आपके राष्ट्रगान का सम्मान करना है एंड राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, वो चीज़ें हैं, आप देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें आंसर 1, 3, 4 आना चाहिए, आंसर C आना चाहिए ना 80 के अंदर, देखते हैं C है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बोल रखा है, देखो ये लिख भी रखिए, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल और फॉर फ्रीडम, है ना। उसके अलावा आपको जिनको अवॉइड बाइज, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम वगैरह, है ना, इन सबको आपको अच्छे से कंसिडर करना है, ठीक है। उसके अलावा ये कहीं पे नहीं है कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह का आपको अच्छे से मतलब कि कुल मिला के प्रोटेक्ट करना है, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है एक्चुअली में। अब हम 81 क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 में आपको पता है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला है, तो ये आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोला है, तो इसमें आंसर D हो जाता है आपका, जो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे हम चलते हैं। 82 बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग, है ना, तो इसमें 81 में आप देख लो D आंसर हो गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बाद आर्टिकल 32 में कर दी है, उसी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी ने बोल दिया है। अब देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो थोड़ा कौन है, मतलब हमको जानना है कि किसको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो पहला आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया, हाँ तो ये बिल्कुल ठीक है। जब आप सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, शायद लक्ष्मीकांत में 5th या 6th जो भी चैप्टर है वो इससे डील करता है सिटीजनशिप से, तो उसको आप देख लेना। ए पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 ईयर्स, नहीं इसमें 2 ईयर्स नहीं होता है, 7 ईयर्स का इसमें प्रोविजन है ना, ध्यान रखना है आपको। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु वाज एलियर एन इंडियन सिटीजन एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया फॉर 12 मंथ्स, हाँ तो ये भी वैलिड हो जाता है। तो इसमें 2 गलत है, तो 1 और 3 आंसर निकलता है 82 में C, हाँ तो C ही है। अब देख लो, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, पहला तो आपको बिल्कुल ठीक है, आपको पढ़ लेना है लक्ष्मीकांत में, है ना। दूसरा जो होता है इसमें जो आपने ये टाइम दिया है लिमिट 2 ईयर्स ना होके 7 ईयर्स है, देखो ये लिखा हुआ। और फिर 3rd नंबर पर जो आता है वो बिल्कुल ठीक है, तो 82 क्वेश्चन आपका हो जाता है। 83 के ऊपर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू राइट्स गारंटेड अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है बताना चाह रहे हैं वो, है ना। इट इंक्लूड राइट नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, बिल्कुल ठीक है, आप अपने आप को अलग रख सकते हो किसी भी धर्म को फॉलो करने से। दूसरा आता है इट इज़ सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, बिल्कुल ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड द परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, हाँ फॉर्सफुल नहीं होना चाहिए, परसुएट तो आप कर ही सकते हो, तो ये भी ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर,
सॉरी इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर, नहीं नहीं, देखो एब्सोल्यूट हो गया, थोड़ा वैसा वर्ड आ गया, एक्सट्रीम वर्ड आ गया, एब्सोल्यूट नहीं कर सकते आप, इट प्रोवाइड फॉर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो डी गलत हो जाता है आपका ना, यदि में डी गलत हो जाता है तो ठीक है आपका ना। 84 के ऊपर चलते हैं। अब इसमें पूछा है जवाहरलाल नेहरू जो तो थे उन्होंने कौन सी चीज़ों को चेयर किया था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो यूनियन पावर कमेटी, हाँ जी बिल्कुल, स्टेट कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, तो स्टेट्स कमेटी एंड आई थिंक ये देखते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हाँ ये किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी को बी आर अम्बेडकर ने किया था, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो 1 तो आएगा ही, 3rd भी आएगा। 1 और 3 किस में आ रहा है आपके, 1 और 3 आ रहा है आपका केवल ए के अंदर, ठीक है, 1 2 3, तो ये केवल ए में आ रहा है, तो 84 में ए आंसर होना चाहिए। देखते हैं हम क्या है आंसर 84 में, हाँ बिल्कुल ए आंसर है। तो स्टेट्स कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन तीनों के हेड थे वो, चेयरमैन थे बेसिकली ना। अब 85 पे हम चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर, किस चीज़ की मतलब के लिए दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, तो हम देख लेते हैं इसको। फॉर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डेट इज सोसाइटी शुड अडॉप्ट, बिल्कुल ठीक है। द राइट्स एंड डेट इंडिविजुअल शुड इंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, द राइट्स डेट इंडिविजुअल शुड इंजॉय, हाँ मस्ट नहीं है, शुड इंजॉय, ठीक है, तो ये भी ठीक है। द पॉलिसी डेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, तो ये भी ठीक है, तो तीनों ठीक हो जाते हैं। 88 में डी आ जाता है। 88 पे पहुंच गए हैं कि हम, सॉरी इसको बाद में डील करेंगे, पहले हमको डील करना है किससे, 85 से। तो 85 बोलता है सीवीसी के बारे में, तो सीवीसी के बारे में कौन सी चीज़ है जो करेक्ट है वो बोलना चाह रहा है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन ईयर 2005, नहीं ऐसा नहीं है, पहले ये 2003 में इसको बैकिंग दी है ना, इसको स्टेटोरी बैकिंग दी गई है, आते हुए पहले ही गया था एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ये पूछे हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। दूसरी बोलते हैं इट्स कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, ये ठीक लग रही है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड इन मैनर वाइल सुप्रीम कोर्ट, तो ये बॉडी स्टेटोरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सीवीसी हैज़ टू प्रेजेंट ए रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस एनुअली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, शायद प्रेसिडेंट को ही देते होंगे, तो इसमें 2 बी ऑप्शन ठीक आता है। तो 85 में बी आंसर देखते हैं, बी होना चाहिए आंसर, फिर इसको देखते हैं आगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ, तो नहीं ये पहले ही आ चुका है 1964 में, संथानम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1964 में एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू इसको, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू इसको लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। और बाद में क्या हुआ था, इसको बाद में 2003 में इसको दे दिया है स्टेटोरी बैकअप, है ना, स्टेटोरी स्टेटस को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये आपका पहला तो गलत हो जाता है। दूसरा है वो बिल्कुल ठीक है, कि सीवीसी मल्टी लेयर बॉडी होती है, इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आ जाता है, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, ओके। थर्ड जो स्टेटमेंट है कि इसको रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरह, तो ये ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, दे होल्ड ऑफिस फॉर ईयर्स, है ना, अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 65 या 4 साल, है ना, विच एवर इज इलियर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, है ना, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को भी आप, है ना, एक साथ काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं, तो इट्स गुड बेसिकली ना। और ऑप्शन सी है जो आपका ये गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर फॉर और एनी विजिलेंस कमिश्नर फ्रॉम ऑफिस अंडर द फॉलोइंग इन कंडीशंस में उसको हटाएगा हीज, है ना, तो ये सारी कंडीशन है आपको देखना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको नहीं हटाते हैं ना, तो इम्पीचमेंट वगैरह जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले का होता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट वाले को जिस प्रोसीजर के थ्रू हम हटाते हैं वो प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं। और जो डी ऑप्शन है कि ये इसको करता है, तो ये किसको देता है अपनी रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को देता है ना, प्रेसिडेंट प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द हाउस, और ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट जाके देते हैं। तो 86 वाला आप देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंस कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग, है ना, इट इज एन मिनिस्ट्रियल लेवल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, बिल्कुल ठीक है। इट इज यट टू बी बिकम मेंबर, नहीं इंडिया इसका मेंबर है बेसिकली राइट नाउ, है ना, तो ये 2 गलत हो जाता है, तो इसमें ए आंसर आ जाता है। 86 में बिल्कुल ए है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ओके, जब इसके बारे में हम देखने के लिए जाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंस जो कमेटी है, जो बॉडी अंडर द IMF, है ना, 24 मेंबर्स इसमें होते हैं, 189 मेंबर्स कंट्रीज में से इसको सिलेक्ट किया जाता है, और ये 2 बार मिलता है ना पूरे ईयर के अंदर, और कुल मिला के इंडिया भी राइट नाउ इसका मेंबर है। IMF है 24 मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम द पूल ऑफ 189 गवर्नर्स एंड रिप्रेजेंट ऑल मेंबर्स कंट्रीज, है ना, इंडिया इज वन ऑफ द करंट मेंबर्स, ओके, तो ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। अब 87 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन, तो केवल जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है वो फंडामेंटल राइट, हमको पता है कि वो आर्टिकल नंबर 15 होता है, 16 होता है, आर्टिकल 19 होता है, आर्टिकल 29 एंड 30 होता है ना, तो उसमें से देख लेते हैं। तो हाँ, एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत दोनों को मिला हुआ है, इंडियन को एंड फॉरेनर्स को, तो ये तो गलत है, ए नहीं आएगा ऑप्शन, है ना, 1 नहीं आएगा, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल, है ना, ये केवल हमको मिलता है, केवल इंडियन सिटीजन्स को मिलता है बेसिकली, है ना।
और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स वगैरह, है ना। तो ये 15 आर्टिकल है, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 इसमें आंसर हो जाता है, 87 में सी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आपको याद रख लेना है जो केवल इंडियंस को दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना है ना। 15, 16, 19, 29 एंड 30। ओके, हम चलते हैं 88 के ऊपर। जब हम 88 के ऊपर आए हैं तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें हमने पहले डील कर लिया था 88 को। तो ये तीनों ही चीज़ें, है ना, जो सही हैं, तीनों ही ऑप्शन सही है 88 के अंदर। तो डी आंसर हो जाता है आपका 88 के अंदर। हाँ बिल्कुल, तीनों सही है। अब दोबारा ये पोर्टफोलियो वाला आ गया है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको साइंटिफिक रिसर्च मिला, बिल्कुल ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिला, ये भी ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिला, ये भी ठीक है ना। मिनिस्टर पटेल को होम मिनिस्ट्री में मिली थी और ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी मिला था। तो तीनों ही ठीक है। तो डी आएगा इसमें आपका 89 के अंदर, बेसिकली सॉरी 89 के अंदर डी आएगा आपका आंसर जो होगा। डी है बिल्कुल, सबको सेम मिले हैं। और इसमें और भी बता रखा है बाद में किसको क्या मिला, तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, है ना। तो देखो, वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री मिल गई है और साथ में ही इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी मिल गया है। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिल गया है। अबुल कलाम आज़ाद हैं जो अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिल गया है। जॉन मिठाई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिल ही गया है। और सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिला है ना। जगजीवन राम को लेबर मिला है ना। भाभा जो है उनको कॉमर्स मिला है, CH भाभा को। और ये ऐसा इंपॉर्टेंट, इस तरह से देख लेना इनको ना। अब 90 के अंदर चलते हैं, हम CIC की बात करते हैं। CIC एज वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड लेटर गिवन द स्टेटरी स्टेटस। नहीं, इसको तो स्टार्टिंग से स्टेटरी स्टेटस दे दिया आई थिंक, तो ये पहला गलत हो जाता है आपका। फाइल इंक्वायरिंग द कमीशन हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। हाँ, पावर ऑफ सिविल कोर्ट होता है CIC के पास। और ये है जो मतलब कि रिकमेंड करता है एक्शन लेने के लिए, ये लिख रखा ना, इट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द, है ना। तो ये रिकमेंड करता है, लेता नहीं एक्शन। तो 1 और 3 गलत हो जाते हैं, सेकंड आपका सही हो जाता है। तो इसमें आंसर आता है ए। तो 90 का आंसर हो जाता है ए, बिल्कुल ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। पढ़ा दिया, वैसे मैंने बता दिया, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि मतलब सिविल कोर्ट का पावर होता ही है। उसके बाद इसको मतलब स्टार्टिंग से ही स्टेटरी बैकअप दे दिया होगा, हम देखते हैं ना। ये देखो, सिविल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, सॉरी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एंड ऑल दिस। पहले स्टेटमेंट के बारे में देखो, ये लिखा हुआ है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 2005 में बना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर ही बना है ये, है ना। और ये जो है इसमें काम करता है। और ये बेसिकली क्या है, एक 2005 के अंदर बना है। CIC वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एग्जीक्यूटिव बॉडी लेटर के अंदर, नहीं तो ये स्टेटरी बॉडी बनी है और जो ऑटोमेटिकली यदि एक्ट के अंदर बनी है तो ठीक है। हम 91 के अंदर हम चलते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 91 जो आपका है, हाँ देखो, ये बोलता है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना, NCPCR। तो ये बोलता है जो आपका पॉक्सो आया है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ये मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि 2012 के इट एस्टेब्लिश अंदर, तो जो NCPCR है वो पॉक्सो एक्ट के बाद आया है, ये बोलना चाह रहे हैं। नहीं, ये NCPCR 2005 में आ गया था, पॉक्सो एक्ट बाद में आया है, पहले ही ये बन चुका था। तो ऐसा ही पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है इट इज़ ए मल्टी मेंबर्ड बॉडी विद एट लीस्ट 2 वुमेन इन द कमीशन। तो हाँ, 2 फीमेल होनी चाहिए। तो बिल्कुल दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाती है। 91 में बी सही है, 91 में बी आंसर आ भी रहा है। अब देख लो आप, जो NCPCR बना है ये पहले ही बन गया है, ये स्टेटरी बॉडी है और ये पहले ही बन चुकी है। कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट CPCR के अंदर ये बन गई है 2005 के अंदर, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, बस इतना ही था। अब 92 में देखो, जो है महात्मा गांधी मनरेगा के बारे में बोला है, तो 150 दिन का पहला ऑप्शन दे रखा है। 150 डेज के वेज की बात की है, नहीं 100 डेज की होती है, तो यहीं से गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 हो जाती है सही, क्योंकि 1 सब में आ रही है। तो इसमें सी आंसर हो जाता है आपका। तो 92 का आंसर सी हो गया है आपका यहाँ पे जी। 92 का आंसर सी है बिल्कुल। 100 दिन का आपको दिया जाता है इसमें, 100 डेज का, 150 डेज का नहीं होता है अभी, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी थोड़ा न्यूज़ में चल रहा था ये कोविड की वजह से, तो इस वजह से क्वेश्चन बना दिया गया होगा। हाँ, 100 डेज की गारंटी इसमें होती है, कहीं लिखा होगा 700% अर्बन पॉपुलेशन, है ना, एंड ऑल दिस एंड 100 डेज कहीं लिखा है क्या इन लोगों ने, कोई मेरे को दिख नहीं रहा है, देख लेंगे बाद में, ठीक है। देखो 100 डेज के बारे में लिखा हुआ है, लिखा हुआ, ओके। उसके बाद ग्राम पंचायत जो होती है रेस्पॉन्सिबल होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन से प्रोजेक्ट वगैरह हम लेके आएंगे। और ग्राम सभा जो होती है वो क्या डिसाइड करती है, सोशल ऑडिट करने का काम करती है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल ऑडिट, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। और एटलीस्ट 1/3 जो होनी चाहिए बेनिफिशियरी मनरेगा के अंदर वो फीमेल्स होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो 92 के अंदर 2 और 3 सही होने की वजह से सी सही हो जाता है। 93 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लिबर्टी ऑफ वर्शिप, डिग्निटी ऑफ द नेशन, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, पॉलिटिकल लिबर्टी। तो इसमें भी बोल रहा है कि प्रीएम्बल में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड। हाँ, तो लिबर्टी ऑफ वर्शिप तो होती है प्रीएम्बल में, नो डाउट। डिग्निटी ऑफ नेशन ना होकर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होता है ना। और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस भी ठीक है और पॉलिटिकल लिबर्टी भी ठीक है। तो 1, 2 और 4 डी आंसर इसमें आएगा 93 के अंदर। सॉरी, 93 के अंदर आंसर बी है, सॉरी, है ना। तो इसमें हुआ क्या है 93 में,
हाँ, तो डी तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि दो तो गलत था, तो बेसिकली मैं क्यों डी बता रहा हूँ, ये तो गलत है। हाँ, तो मैं थोड़ा गलत इसको गलत तरीके से ले गया हूँ क्वेश्चन को। तो दो तो आना ही नहीं था, और दो सब में आ रहा था, सी में भी आ रहा था, डी में भी आ रहा था, ए में भी आ रहा था, क्योंकि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मैं बोल रहा हूँ, है ना, नॉट नेशन। तो दो सब में आ रहा है, तो आंसर आप ऑटोमेटिकली आपका बी हो गया। तो बी ऑप्शन था आपका, है ना, सही था बिल्कुल। और सही बिल्कुल हमने बता दिया है कि लीडरशिप, लिबर्टी ऑफ जो वर्शिप होती है वो अलाउड है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होता है, ये दोनों ही चीज़ें हैं, 1 एंड 3 ठीक है। और आपका डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होता है। फोर्थ स्टेटमेंट जो पॉलिटिकल लिबर्टी की बात है, तो पॉलिटिकल लिबर्टी की बात कहीं नहीं की गई है। देखो लिबर्टी में लिखा हुआ है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव एंड वर्शिप, तो पॉलिटिकल लिबर्टी की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें 1 एंड 3 आ जाता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को ना। अब आ जाता है आपका 94 क्वेश्चन। इसमें बोला है कि 61 जो अमेंडमेंट है वो उसने एज को घटा के किसी 18 कर दिया अडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर, है ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की एज में 21 से 18 कर दिया है। 18(6) बोलता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पेरेंट्स की कि बच्चों को एजुकेशन देनी है। 52 आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, तो तीनों ही ठीक है। और आप इसमें लगा दीजिए डी, तो 94 का आंसर हो जाता है डी, तीनों ही ठीक है यार, बिल्कुल आपको याद रखना है इन चीज़ों को। हम 95 के ऊपर चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली। देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट ये ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं समझ रहा है कि एक्सट्रीम पे ओनली लिख रखा है तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, दूसरा है एनी अमेंडमेंट टू फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं, तो ऐसा नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती होगी, और हाफ ऑफ द कंसेंट के लिए फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो ये है नहीं, है ना। तो आई थिंक ये दूसरा गलत होना चाहिए, देखते हैं। 95 के अंदर ए आना चाहिए, आई थिंक, देखते हैं इसमें क्या है। 95 के अंदर ए है, हाँ ठीक है। तो इसी को ध्यान रखना कि कंसेंट की जरूरत नहीं है स्टेट्स की, है ना। ये लिखा हुआ है देखो साफ साफ यहाँ पे। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है पहली स्टेटमेंट में, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड पार्लियामेंट। हाँ, तो फंडामेंटल राइट्स को केवल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ही अमेंड किया जाएगा। और दूसरे आगे देखते हैं, द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू अमेंडेड बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। दैट इज मेजोरिटी 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, मेजोरिटी टू 2/3, है ना। और जो भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से लेंगे हम। तो द बॉस फंडामेंटल राइट एंड DPSP आर अमेंडेड विद दिस स्पेशल मेजोरिटी, है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पे करते हैं हम। अब देखो आगे लिख रखा है दो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं ना, उनके अंदर हमको क्या होता है, कंसेंट लेना होता है स्टेट्स का भी, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो यहाँ पे इस स्टेट्स का भी आपको मतलब हाफ स्टेट से भी आपको एक्चुअल में रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ता है, रेटिफिकेशन करवाना पड़ता है, सॉरी। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन तो 96 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी वर्टिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू, है ना, बच्चे में कौन सी डिजीज जा सकती हैं, तो जीका, इबोला, है ना, जो भ्रूण होता है इसमें कौन सी जा सकती हैं कोइटस में, तो जीका, इबोला, HIV, रूबेला, या सारी ही ट्रांसमिट हो सकती है 1 2 3 4, है ना। और कौन सी ट्रांसमिट हो सकती है वो देख लेते हैं, इसका आंसर तो डी हो जाएगा। हाँ, तो ये देख लीजिए आप, जीका, इबोला, मारबर्ग, HIV, रूबेला, है ना, हर्पीज, चिकन पॉक्स, है ना, और ये तीनों जो लास्ट वाली हैं ये भी, ये सारी डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो 97 के ऊपर हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो लोकपाल है सुमोटो पावर टू प्रोसीड, है ना, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये देखना है ना, सुमोटो पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट। दूसरी स्टेटमेंट है देयर इज नो प्रोविजन फॉर अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन, है ना, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स विच आर एक्वायर्ड बाई करप्ट मीन्स। द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द लोकपाल, अनोनिमस कंप्लेंट आर कंसिडर्ड बाई लोकपाल। तो देखो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो केवल सी है, द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है वो अंदर ले लिया गया है परव्यू में लोकपाल के। और सारी स्टेटमेंट गलत है, मतलब सुमोटो नहीं कर सकता है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगेंस्ट प्रोसीडिंग, ना ही इसमें, है ना, ये बोला देयर इज नो प्रोविजन, नहीं, इसमें कन्फिस्केशन का प्रोविजन है, और जब केस चल रहा हो तब भी कन्फिस्केशन किया जा सकता है ना। और अनोनिमस जो कंप्लेंट्स हैं उनको कभी भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना आप, है ना, लोकपाल के द्वारा। क्योंकि इसमें आई थिंक क्योंकि जो कंप्लेंट कर रहा है उसको भी मतलब लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसको भी लाइबल माना जा सकता है। तो इसमें देखो 97 के अंदर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 में आया ही है, लोकपाल फॉर सेंट्रल, लोकायुक्त फॉर स्टेट। और इसमें जो कंसिस्ट होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, 8 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, है ना। इसमें 50% जो लोग होंगे वो क्या होंगे, शैल भी जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, और 50% जो होंगे SC ST एंड OBC से आएंगे। उसके अलावा हम यदि आगे इसमें फर्दर देखते हैं तो इसमें बोल रखा है कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, स्पीकर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और चीफ जस्टिस होगा, या फिर चीफ जस्टिस यदि किसी को बता देगा कि ये हम मेरे नॉमिनेट कर देगा तो वो हो जाएंगे, है ना। और मतलब ऐसा है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है उसको इसको परव्यू में ले लिया गया है लोकपाल के, लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूजन, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया होगा उसके अंदर से ना, लेकिन जनरली ले लिया है। और इसमें है कि प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉन्फिस्केशन की बात है प्रॉपर्टी की, जब पब्लिक सर्वेंट की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है ना।
और जब वो केस चल रहा हो, प्रोसिक्यूशन जब हो रहा होगा ना, जब प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है तब भी वैसा किया जा सकता है, एंड वाइल द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, ठीक है। और ड्रॉबैक्स जो है लोकपाल के देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकपाल इस वजह से। तो लोकपाल कैन नॉट सुओ मोटो प्रोसीड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, पहली बात। इम्फेसिस ऑन द फॉर्म ऑफ द कंप्लेंट रेदर देन सब्सटेंस। हैवी पनिशमेंट फॉर फॉल्स फ्रिवलस कंप्लेंट, तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे, लोग आएंगे नहीं कंप्लेंट लेके, क्योंकि यदि गलत साबित हो गए तो उनको भी सजा हो सकती है ना। और अनोनिमस कंप्लेंट फॉर नॉट अलाउड, अनोनिमस कंप्लेंट अलाउड नहीं है। और लीगल असिस्टेंट और पब्लिक सर्वेंट दिया जाता है अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल्ड। और वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है जब डील करता है ना पीएम के साथ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब 98 के अंदर हम आ जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑब्जेक्टिव और जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कहाँ पे है, तो देखो पीएमएल में भी इसकी बात हुई है और डीपीएसपी में भी इसकी बात हुई है, जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई है, तो इसमें सी आंसर हो जाता है आपका। हाँ, तो देखो पीएमएल में बात हुई है और इसका आपके डीपीएसपी में भी बात हुई है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। और 99 के अंदर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो कौन कौन से फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इंडिया में, तो हम देख लेते हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, तो देखो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे नहीं है, ब्रिटेन के अंदर है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, बिल्कुल ठीक है ये। पीरियोडिक रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, तो कहाँ पे राज्यसभा का रेजोल्यूशन तो नहीं होता है ना, वो तो कंटिन्यूस बॉडी है, तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन नहीं होता है ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो ठीक आती है वो स्टेटमेंट केवल बी ठीक आती है, तो बी ऑप्शन इसमें ओनली 2 ठीक रहता है, तो इसको हम देख लेते हैं 99 के अंदर बी बिल्कुल ठीक है। तो देखना सॉवरेनिटी हमारे पे नहीं है पार्लियामेंट की, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और पार्लियामेंट सॉवरेनिटी ब्रिटेन के अंदर होती है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं होती है बेसिकली, देख लेते हैं फिर भी थोड़ा। द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, टू द लेजिस्लेचर, बिल्कुल ठीक है। पीरियोडिक रेजोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा रिजोल्यूट नहीं होती है, कहीं लिख भी रखा होगा, देखते हैं कहाँ लिख रखा है। हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली, तो केवल यही रेजोल्यूशन होता है ना, कुछ ऐसा, ये रेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा असेंबली, ठीक है। आगे देखते हैं 100, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसको हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट्स इन ए डेमोक्रेसी, तो राइट्स के कंटेक्स्ट में कौन सी चीज़ डेमोक्रेसी के अंदर सही है। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सनस रिकॉग्नाइज बाई सोसाइटी एंड सैंक्शंस बाई लॉ। और राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। तो राइट्स की जब बात आ रही है तो पहले आता है राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ द पर्सन्स रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय द लॉ, बिल्कुल ठीक है। राइट्स प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी, ये भी ठीक ही है। तो इसमें जो आंसर निकल के आएगा आपका सी, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और बिल्कुल आपका यहाँ पे हमने पहला टेस्ट जो है वो विजन का कंप्लीट कर लिया है। अब हम टेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।